नमस्कार प्रणाम। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला सीट से हार का सामना करना पड़ा है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को कांग्रेस के सोना राम सिंकू ने हरा दिया है। शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को कांग्रेस के इरफान अंसारी ने हरा दिया है। वीवीआईपी स्टूडियो के नतीजे ने यह साफ कर दिया है कि झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन का जलवा बरकरार है और झारखंड चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े चेहरों को हार का सामना करना पड़ा है। जामताड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन को 43,676 वोटों से हरा दिया। इरफान अंसारी को कुल 1,33,000 वोट मिले और सीता सोरेन को महज 89,000 वोट ही मिले। चुनाव परिणाम के बाद संथाल परिणाम में चर्चा हो रही है कि कई लोगों का कहना है कि इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को हराकर 15 साल पुराना हिसाब चुकता किया है। लोगों का कहना है कि इरफान अंसारी ने अपने पिता फुरखान अंसारी की हार का बदला सीता सोरेन से ले लिया है। दरअसल वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और झामुमो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही थी। गोड्डा लोकसभा सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी। इस सीट से तत्कालीन सिटिंग सांसद फुरकान अंसारी चुनाव लड़ रहे थे। नामांकन का आखिरी दिन था और बस कुछ मिनट ही शेष रह गया था। इसी क्रम में अचानक झामुमो उम्मीदवार के रूप में सीता सोरेन के पति दुर्गा सोरेन ने गोड्डा सीट से नामांकन कर दिया, जो गठबंधन धर्म के विपरीत था। शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन के इस कदम का असर यह हुआ कि बिना किसी प्रचार के दुर्गा सोरेन को लगभग 90,000 मत मिल गए और फुरकान अंसारी 6,000 मतों से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे से चुनाव हार गए। इसके बाद फुरकान अंसारी कभी लोकसभा चुनाव जीत ही नहीं पाए। कमोबेश वे राजनीतिक रूप से हाशिए पे चले गए। इससे पूर्व फुरकान अंसारी 1982, 1985, 1990, 1995 और 2000 में जामताड़ा से लगातार 5 बार विधायक रहे थे और फिर 2005 में गोड्डा लोकसभा से सांसद बने। झारखंड की घाटशिला सीट पे पूर्व सीएम चंपई सोरेन का जादू नहीं चल पाया और अपने बेटे को नहीं जीत दिला पाए। इस सीट पे झामुमो के रामदास सोरेन ने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को बुरी तरह हरा दिया है। रामदास सोरेन को 98,356 वोट मिले, जबकि बाबूलाल सोरेन को 75,910 वोट मिले। 2005 में यहाँ हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप कुमार बलमुच्चू विधायक चुने गए। इसके बाद 2009 के चुनाव में यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन को विधायक चुना गया। 2014 के चुनाव में इस सीट पे भाजपा के लक्ष्मण टुडू ने कब्जा किया और विधायक बने। 2019 के चुनाव में इस सीट से झामुमो के रामदास सोरेन विजयी हुए। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में घाटशिला सीट महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जमशेदपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा यह इलाका 2000 में बिहार से अलग होकर बने राज्य झारखंड में शामिल हुआ। पूर्वी सिंहभूम जिले का यह कस्बा सुरवन रेखा नदी के किनारे पे बसा होने के चलते बेहद उपजाऊ जमीन का मालिक है। यहाँ चावल, गेहूं समेत कई फसलों की अच्छी उपज होती है। इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा वन से घिरा होने के चलते बेहद मनोरम लगता है। घाटशिला क्षेत्र आजादी से पहले धल भम सतलन का मुख्यालय था। इस क्षेत्र का रनकीनी मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और दोनों ही राज्यों में सत्ताधारी गठबंधन की वापसी हुई है। हालांकि महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में 2 अलग अलग गठबंधनों की सरकार बनी थी, जबकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगभग 5 साल पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने महाराष्ट्र में 2014 से लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है, जबकि झारखंड में लगातार दूसरी बार बीजेपी सत्ता से दूर रह गई है। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी इन दोनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन चुनाव दर चुनाव बीजेपी महाराष्ट्र में मजबूत होती चली गई और झारखंड में कमजोर होती चली गई। 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 130 प्लस बन के उभरी, लेकिन झारखंड में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। लोकसभा चुनाव में कुल 14 सीटों में से बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन ने 9 सीटें जीती थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इंडिया गठबंधन ने 5 सीटें जीती थी। झारखंड में वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के एक बड़ा चेहरा है। हेमंत सोरेन के मुकाबले झारखंड बीजेपी में
अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी बताए जाते हैं। अर्जुन मुंडा ने अपनी सियासी पारी जेएमएम से शुरू की थी और बाद में वो बीजेपी में आए, जबकि वर्तमान झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। साल 2006 में बाबूलाल मरांडी बीजेपी से अलग हो गए और झारखंड विकास मोर्चा नाम से नई पार्टी बनाई। फरवरी 2020 में वो फिर बीजेपी से जुड़ गए। 2014 में रघुवर दास बीजेपी की तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अब वो भी राजनीति में सक्रिय नहीं है। रघुवर दास अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं। बीजेपी ने नए सीएम का चेहरा नहीं दिया था और इंडिया ब्लॉक मजबूती से हेमंत सोरेन का समर्थन कर रहा था। दूसरी तरफ बीजेपी की स्टेट यूनिटी नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व ने इस चुनाव को अपने हाथ में लिया था। नरेंद्र मोदी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए। हालांकि बीजेपी के लिए एक सामान्य धारणा है कि बीजेपी कैडर आधारित पार्टी है और पार्टी बिना चेहरे के पिछले कई चुनाव में जीत हासिल कर चुकी है। चेहरा नहीं देना बीजेपी की एक सामान्य रणनीति है। देखिए, चेहरा तो महाराष्ट्र में भी नहीं दिया था, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी नहीं दिया गया था। यह बीजेपी की रणनीति है कि वो मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे और आखिरी मौके पे चेहरा देंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया था। सह प्रभारी बनने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड में बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। बाद में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस मुद्दे को चुनावी सभा में बार बार दोहराया था। 20 सितंबर को झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान अमित शाह कहते हैं कि एक बार झारखंड में सरकार बदल दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं। बीजेपी शुरू से ही गलत पिच पे चली गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ अवैध घुसपैठ और संथाल परगना में डेमोग्राफी में बदलाव का मुद्दा उठाया, जो नतीजों में उसके पक्ष में नहीं दिख रहा है। आदिवासियों और मुस्लिमों का वोट बैंक झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मजबूत वोट बैंक बन चुका है। आदिवासियों का एक बड़ा तबका इसे गैर जरूरी सवाल मानता है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि इस तरह की घुसपैठ से राज्य की डेमोग्राफी बदल जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने रोटी बेटी और माटी का नारा दिया था। सितंबर 2024 में जमशेदपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जेएमएम ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए आदिवासी वोट का इस्तेमाल किया है और अब ये लोग उनके साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने जंगल और जमीन पे कब्जा किया है। वर्तमान में घुसपैठ झारखंड के लिए एक बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। बताया जाता है कि राज्य में सत्ता की चाबी संथाल परगना के 6 सीटों के वोटरों के हाथ में होती है और यहाँ से जो भी बढ़त बनाता है उसकी सरकार बनाने की संभावना भी मजबूत हो जाती है। इस इलाके ने झारखंड को शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन 2 मुख्यमंत्री दिए हैं और बीजेपी ने इस इलाके को जीतने की भरपूर कोशिश की थी। झारखंड में विधानसभा की 81 और लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। राज्य में आदिवासियों की आबादी करीब 27% है और विधानसभा में 28 और लोकसभा में 5 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। 2019 के चुनाव में 26 सीटों पे जेएमएम के गठबंधन ने जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सूबे में सबसे ज्यादा 8 सीटें जीती थी, लेकिन आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 सीट पे बीजेपी की हार हुई थी। इस चुनाव में जेएमएम ने इन 28 सीटों में से अधिकतर सीटों पे जीत दर्ज की या बढ़त हासिल की। 2019 में हेमंत सोरेन के सत्ता पे काबिज होने का एक बड़ा असर आदिवासी राजनीति पे देखने को मिला है। इसके बाद लगातार आदिवासियों ने हेमंत के प्रति भरोसा दिखाया है। 2019 की विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव और अब आदिवासियों ने दिखा दिया है कि हेमंत सोरेन ही उनके सर्वमान्य आदिवासी नेता हैं। बीजेपी के पास लोकसभा चुनाव के बाद वापसी का मौका था और उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन आदिवासी जेएमएम के साथ ही रहे। 2024 के जनवरी महीने में हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले के आरोप में जेल जाना पड़ा था। जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनकी जगह चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि बतौर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की पारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई।
हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और 3 जुलाई 2024 को चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। कोल्हान के टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से आने वाले संथाल आदिवासी नेता हैं और उनकी गिनती राज्य के शीर्ष आदिवासी नेताओं में होती है। कोल्हान इलाके में झारखंड के 3 जिले और 14 विधानसभा सीटें आती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का इस इलाके से क्लीन स्वीप हो गया था और अब उन्हें चंपई सोरेन से बड़ी उम्मीदें थी। चंपई सोरेन इस बार भी अपनी सीट सरायकेला से जीत चुके हैं। सरायकेला के बगल की जुगल सराय सीट से पूर्णिमा साहू और जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू के सरयू राय चुनाव जीत चुके हैं। यानी एनडीए को 3 सीट और 11 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। अगर कोल्हान में इस चुनाव के नतीजे की तुलना 2009 के चुनाव से करें तो बीजेपी मजबूत दिखाई देती है। तब बीजेपी ने इस इलाके में 6 सीटें जीती थी, जबकि जेएमएम ने 4 सीटें जीत हासिल की थी। फिर चंपई सोरेन के आने से बीजेपी को क्या फायदा हुआ? चंपई के आने से बीजेपी को फायदा तो हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना उन्होंने सोचा होगा। चंपई सोरेन अपनी सीट जीत गए, लेकिन चंपई के कद के हिसाब से इतनी सीटें काफी नहीं हैं। दूसरी दलों से बीजेपी के गठबंधन में आए नेता भी खास प्रभावित नहीं कर पाए। बीजेपी ने कम से कम 8 ऐसे नेताओं को टिकट दिया था जो दूसरे दलों से आए थे और इनमें से 5 को हार मिली है। हारने वालों में हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन और झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी शामिल है। सहयोगी पार्टी आजसू ने कांग्रेस से आने वाले 2 नेताओं को टिकट दिया था और दोनों हार गए थे। हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तब बीजेपी ने राज्य में भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में सक्रिय हुई और लोकसभा चुनाव में उन्होंने जेएमएम के लिए जम के प्रचार किया था। विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन जहां रैली करने जाती थी वहां खूब भीड़ जुटती थी। बीजेपी ने कल्पना की सक्रियता को परिवारवाद से जोड़ा और भ्रष्टाचार के साथ परिवारवाद को भी अहम मुद्दा बनाया, लेकिन यह मुद्दा भी बेअसर साबित हुआ। कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुकी है। पहले कल्पना सोरेन की पहचान सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी के तौर पे होती थी, लेकिन अब वो पार्टी की एक बड़ी नेता बन चुकी हैं और उन्होंने खुद को एक जन नेता के तौर पे स्थापित किया है। इस बार चुनाव में हेमंत सोरेन और कल्पना ने लगातार जो कैंपेन किया, निश्चित रूप से उसका फायदा जेएमएम को मिला है। बीजेपी ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया, लेकिन इस जोड़ी की काट नहीं ढूंढ पाई। हेमंत सोरेन का कथित भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा था। भ्रष्टाचार पर तो वोट पड़ता भी नहीं है। किसी जमाने में यह मुद्दा रहा करता था, लेकिन अब जब हर पार्टी के नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं तो जनता भी इसकी आदी हो चुकी है। जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने इसे एक सहानुभूति के तौर पे भुनाया और उनके वोट बैंक ने हेमंत सोरेन की इस अपील को स्वीकार कर लिया। क्या इस चुनाव में बीजेपी को कुछ हासिल हुआ है? तो इसका जवाब है बीजेपी ने सिर्फ खोया है, कुछ पाने जैसा सवाल फिलहाल है ही नहीं। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।